नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का डिस्कशन विद मनोज के इस चैनल पर। और जहां पर हम डिस्कस करते हैं वेरियस वैकेंसीज, वो भी बहुत डिटेल में। और इसी क्रम में दोस्तों अब मैं आपके सामने जिस वैकेंसी को बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसके लिए बनी बात है आपको पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा ताकि आपको डाउट ना रहे, क्योंकि मैं पूरी पीडीएफ 38 पेज की ये पूरी पीडीएफ है, इसको मैंने पूरा पढ़ लिया है। अब आपको बस समझाने जा रहा हूँ, तो कहीं कोई डाउट ना हो, इसलिए आपको पूरा सुनना है इत्मीनान से। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और अच्छे सुन लीजिएगा, लगे तो आप इसकी स्पीड को डबल कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सीबीएसई ने हाल ही में टोटल 100 वैकेंसीज ओपन करी हैं अपने अंदर, है ना। अब इनके भैया बहुत सारे सेंटर हैं जहां पर सिलेक्ट होने के बाद कई बार ये होता है कि आपको लगता है कि क्या मुझे हेडक्वार्टर में मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिए ये सब चीजें इन्हीं के ऊपर है, और कोई भी आउटसोर्सिंग मत कीजिएगा, है ना। जैसे सिलेक्ट होने के बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो ठीक है। तो सीबीएसई की 100 पोस्ट के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। ये जो मैं आपसे कहा ना, ये इन्होंने लिख करके रखा है, सोचिए सबसे बड़ी बात ये। तो भैया टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट है 100। ठीक है ना। अब देखो जरा जरा, इसमें 12वीं क्लास का लड़का भी अप्लाई कर सकता है, मतलब 12वीं पास है अगर वो, तो है ना। मिनिमम एज, फीस वीस सब मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बस सुनना है ध्यान से। 12th के लिए भी है, इंजीनियर के लिए भी है। इंजीनियर में सिर्फ सिविल इंजीनियर वालों के लिए है ना, बाकियों के लिए भी है। जैसे मान लीजिए आपका और कोई है ना, तो आप लोग ग्रेजुएट में आ जाओगे, तो ग्रेजुएशन वालों के लिए कौन कौन सी पोस्ट खाली मैं बताऊंगा आपको धीरे से। ठीक है ना। एक्सपीरियंस कहीं पर भी नहीं चाहिए, इसलिए बिल्कुल बेधड़क करके इसको सुनिए। 12 मार्च से ये फॉर्म ओपन हो चुका है और 11 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। देखो 8 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आया था, ठीक है ना। 12 मार्च को ये ओपन हुआ है, ठीक है। ओपन कब हो गया है? 12 मार्च, ठीक है। और मतलब ओपन है, अब आप इसे भर सकते हैं, इसका ये मतलब होता है। और ये फॉर्म जो है ना, ये क्लोज हो जाएगा भैया क्या, 11 अप्रैल को। ठीक है, चलो शुरू करें फिर। देखिए सबसे पहले आता है भैया, पूरे पूरा है ना रेगुलर बेसिस पे, ध्यान रखिए, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नहीं है, पूरा रेगुलर जॉब है ना। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है भाई, पूरा डायरेक्ट। पेपर होगा इसका टायर 1 टायर 2, फिर इंटरव्यू होगा आपका, है ना। हाँ वो अलग बात है कि जूनियर इंजीनियर और अकाउंटेंट और जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है या ट्रांसलेटर है, इनके लिए सिर्फ एक ही एग्जाम होना है, इनको टायर 2 नहीं देना पड़ेगा। जो बाकी बड़ी पोस्ट है जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में निकाला हुआ है, तो जैसे अब आप देखो यहाँ पर, देखो जरा, जैसे देखो ये पूरा एक टेबल है, सामने आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा जूम कर दूं क्या मैं आपके लिए इसको? नहीं वैसे हो जाएगा। अब देखो जैसे, जैसे देखो ये रहा ग्रुप ए, ये रहा ग्रुप बी और ये रहा ग्रुप सी। हो गया इतना। और ये फीस भी अलग अलग है। जैसे ग्रुप ए के लिए जो भर रहे हैं ना, उनके लिए 1000 रुपए की फीस है, और ग्रुप बी और सी के लिए जो फीस है वो 800 रुपए की फीस है। ठीक है ना। इनके लिए 1000 रुपए की फीस है भाई, इसको भरने नहीं, 1000 नहीं, 1500, 1500 भाई, कहाँ 1000 बोल रहा हूँ मैं। ये 1500 है भैया, है ना फीस इसकी। और इन दोनों की जो है वो 800। ठीक। और भरनी किसको है? सिर्फ इन तीन लोग को भरनी है, ध्यान से देख ले। अनरिजर्व वाले, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले और ओबीसी वाले, है ना। ओबीसी, इन सबको जो है ये फीस भरनी है। छूट किसको मिली है? एससी को, एसटी को, वुमेन को, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को, और जो लोग एक्स सर्विसमैन को, है ना। और जो इनके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है सीबीएसई के, अगर वो इसको भर रहे हैं तो उनको भी इससे हटा दिया गया है। एज में तो आप देखोगे सीबीएसई के जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, जो सीबीएसई में पहले से काम कर रहे हैं, उनको तो एज में तो कह दिया भैया कि मतलब आप कितने भी साल का हो जाए आदमी, तो वो इसे अप्लाई कर सकता है। चलिए शुरू करते धीरे धीरे इसको, बात को समझते हैं जरा। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए, ग्रुप ए में जितनी भी पोस्ट खुली है उन सबका नाम असिस्टेंट सेक्रेटरी है। बस डिपार्टमेंट अलग अलग होगा। जैसे पहले आप देखो, असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा है असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स, तीसरा है असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन, और चौथा है असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग, और आखिरी वाला है आपका अकाउंट्स ऑफिसर, है ना। ये भी इसी में आता है ना। एक ये रहा, समझ गया कौन कौन से? असिस्टेंट सेक्रेटरी और अकाउंट ऑफिसर। अब असिस्टेंट सेक्रेटरी में 4 यहाँ पर फील्ड आपको दिख रही है। ठीक है ना। तो ये है कहानी। अब ये जो ग्रुप ए है, इसके लिए जो एग्जाम होगा ना, टायर 1 देना पड़ेगा पहले आपको। फिर आप जब इसको पास कर लेंगे तो फिर आपको टायर 2 देना पड़ेगा, और फिर आपका इंटरव्यू होगा। टायर 1 आपका 300 मार्क्स का है, टायर 2 आपका 320 मार्क्स का होगा, और जो आपका इंटरव्यू है वो 80 मार्क्स का होगा। लेकिन आपकी मेरिट लिस्ट टायर 1 से नहीं बनेगी। टायर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपके टायर 2 और इंटरव्यू से बनने वाली है। बात समझ में आ गई? तो इंटरव्यू और टायर 2 में आपको करना है। सिलेबस क्या कैसा है मैं अभी आपको बताऊंगा, तो पूरा अपन उसको देखेंगे, अच्छे समझेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए एज यहाँ पर सामने लिखी हुई है। जैसे असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए मैक्सिमम एज 35 है। जो लोग असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए मैक्सिमम एज 30 है। और यहाँ पर ये जो मैक्सिमम एज लिखी है ये अलग अलग है, इसीलिए मैंने इकट्ठा नहीं बताई हुई है। अच्छा, यहाँ पर जो एज लिखी है, इससे ये मत सोचिएगा कि बाकी को छूट नहीं मिली। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे एससी एसटी होते हैं ना, जो एससी एसटी होते हैं, इनको 5 साल की छूट मिलती है ना। जो आपका ओबीसी जो नॉन क्रीमिलियर होता है, क्रीमिलियर को नहीं मिलती, नॉन क्रीमिलियर को मिलती है। क्रीमिलियर वाले चले जाते हैं जनरल कैटेगरी में।
तो जो ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर है इनको 3 साल की छूट मिलती है। अब हमारा जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसमें भी 3 कैटेगरी आती है भैया, अनरिजर्व हो जाएगी। इसमें एक जनरल कैटेगरी वाले होते हैं, एक एससी एसटी वाले होते हैं और एक ओबीसी वाले होते हैं। तो इसमें अलग अलग छूट मिलेगी। जैसे जनरल वालों को दिव्यांग, जो दिव्यांग लोग हैं और जनरल से हैं तो 10 साल की छूट, दिव्यांग है एससी एसटी से हैं तो 15 साल की छूट, दिव्यांग है ओबीसी एनसीएल में आते हैं तो 13 साल की छूट, एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट। समझ गए ना? इस तरह से ये पूरा मामला है। महिलाओं को 10 साल की छूट है भाई, महिलाओं को खुद को 10 साल, अलग से लिखा हुआ टेबल अभी दिखाऊंगा मैं आपको, है ना। पर मैं कुछ बातें पहले से आपको बताते चले आ रहा हूँ। देखो साफ साफ लिखा है यहाँ पर, देखो जरा, प्लेस ऑफ पोजीशन जो है ना वो कहीं पर भी हो सकता है, एनी बोर्ड ऑफिस में। और एक और बात ध्यान सुनिए, जब मैंने आपसे कहा कि 3 टायर में पेपर होने हैं, है ना, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे जूनियर इंजीनियर और जूनियर ट्रांसलेशन और अकाउंटेंट और मतलब ग्रुप बी और सी के लिए ना सिर्फ एक ही टायर का एग्जाम है ना। ग्रुप बी और सी के लिए सिर्फ एक ही टायर का एग्जाम है, इनको टायर 2 नहीं देना और उनको इंटरव्यू भी नहीं देना है। यानी ये जो टायर 1 टायर 2 और इंटरव्यू है ना, ये सारा कुछ ग्रुप ए के है चोचले, है ना। बाकी में सिर्फ एक ही पेपर होगा आपका, बात खत्म। अच्छा, ये जो पेपर है ना ये ऑनलाइन नहीं होगा भैया, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव तो है, टायर 1 तो ऑब्जेक्टिव है ना। देख क्या है, मैंने आपसे क्या बताया कि जो पहला पेपर हो रहा है, पहला पेपर तो सभी दे रहे हैं, है ना। बस ये फर्क है ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो जॉब है ना, जूनियर इंजीनियर से लेकर के जूनियर अकाउंटेंट तक, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें सिर्फ एक ही पेपर होना है, वो टायर 1 एक ही पेपर होगा बस, टायर 2 है ही नहीं, इंटरव्यू भी नहीं है। तो इनके लिए तो सब कुछ यही हो गया, ठीक है। लेकिन जो ग्रुप ए वाले इनको तो 3 लेवल पे एग्जाम है, टायर 1 टायर 2 टायर और इंटरव्यू है। तो आपको मैंने बताया मेरिट तो टायर 2 और इंटरव्यू से बनेगी, यही मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले, है ना। और जो मैं बातें बताऊंगा वो आपको अभी नीचे में समझा दूंगा। अब इसमें एक चीज ये कही इन्होंने कि हम टायर 1 के लिए जो है ना सेंटर तो दे देंगे, और सेंटर भी हर जगह नहीं है, हर राज्य में नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश में एक ही सेंटर है, वो भोपाल है। अब सोचो जबलपुर सेंटर नहीं है, इंदौर सेंटर नहीं है, सीहोर नहीं है, तो इन लोग को सबको अगर ये फॉर्म भरते हैं तो इन्हें भोपाल ही देने आना पड़ेगा, है ना। पूरे मध्य प्रदेश में एक ही है। अब ऐसा भी नहीं कि हर राज्य में इन्होंने सेंटर चुने हो, इन्होंने कुछ ही राज्य चुने हैं, बस वहीं पे इनके सेंटर है भैया। बात समझ में आ गई? हाँ, भीड़ बहुत बढ़ेगी इसको भरने के लिए, तो फिर वो और सोच सकते हैं। बाकी अभी तो जो है वही मैंने आपको बताया। बात समझ में आ गई? अब आप बोलेंगे सर मान लो टायर 1 निकल गया, टायर 2 का सेंटर क्या होगा? तो जो टायर 2 का सेंटर है ना, और टायर 2 का जो सेंटर रहेगा, कहाँ करके आपको टायर 2 देना है, ये सिर्फ उन्हीं को बताया जाएगा जो लोग टायर 1 निकाल लेंगे। समझ गया ना? तो ये सिर्फ किसके लिए हो सकता है? सिर्फ ग्रुप ए के लिए। ग्रुप बी और सी को तो करना ही नहीं है, उनको तो बस एक ही सेंटर से काम खत्म हो गया। इसके बाद तो सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा, और तो कुछ है ही नहीं भैया। नहीं समझे? ये सर, तो मेरे ख्याल से आप मोटा मोटा तो समझ गए क्या क्या होना है। अब आप देखिए एज क्राइटेरिया देख लीजिए, देखिए समझ गया ना। तो यहाँ पर जो एज लिखी हुई है ना, ये सबके आगे ये लिखी है जनरल के हिसाब से। अगर आप एस सी तो उसमें अपने हिसाब से 5 साल बढ़ा लो, महिलाएं तो 10 साल बढ़ा लो, ओबीसी एनसीएल वाले हो तो 3 साल बढ़ा लो इस मैक्सिमम में। समझ गए? मिनिमम कितनी है? मिनिमम एज में बता देता हूँ आपको। मिनिमम जो इन्होंने एज बोली है, मिनिमम जो इन्होंने एज बोली है वो 18 होनी चाहिए, ठीक है ना। 18 एज होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? 18। और जो हमारे दिव्यांग भाई बहन उनको स्क्राइब की सुविधा मिलेगी, है ना, जिनके जैसे एक हाथ नहीं है ना, सेरिब्रल पेल्सी है, एसिड अटैक विक्टिम है, और ऐसी जो भी चीजें हैं वहां पर, है ना। तो मैं बताऊंगा कौन कौन से वालों को मिलेगी ये स्क्राइब की सुविधा। तो वो आपको अंडरटेकर कह रहा हूँ, अंडरटेकिंग जो होती है ना उसमें उसको मेंशन करना पड़ेगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन में जब आप इसे भरेंगे तो आपको इसे बताना पड़ेगा। अब मैं एक बात बता दूं आपको, जो आपका पहला एग्जाम टायर 1 तो सबका हो रहा है, टायर 1 जो है पूरा आपका ऑब्जेक्टिव है, टायर 1 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और भैया ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, ये ऑफलाइन टेस्ट है, मतलब आपको ओएमआर शीट मिलेगी भाई, ठीक है ना, ओएमआर शीट मिलेगी। ये टायर 1 का मैंने बता दिया आपको, टायर 1 में ओएमआर शीट मिलने वाली है। अब सर ठीक है, चलो टायर 1 तो हो गया मान लो, फिर टायर 2 का क्या कहानी है? टायर 2 में इन्होंने जो टायर 2 होना आपका वो रिटर्न एग्जाम है, डिस्क्रिप्टिव है, उसमें तो लिखना पड़ेगा। और यहाँ ध्यान सुनिए, ये जो जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंटेंट वाले लोग हैं या जूनियर ट्रांसलेशन वाले लोग हैं, है ना, इनको तो टाइपिंग भी चाहिए। मैं अभी स्पेसिफिक कर दूंगा किसमें टाइपिंग चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए जूनियर अकाउंटेंट के लिए टाइपिंग चाहिए, तो इन्होंने बोला 35 वर्ड्स की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। जैसे देखिए जूनियर अकाउंटेंट का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12वीं है, लेकिन 12वीं के साथ कुछ और तो चाहिए होगा ना जूनियर अकाउंटेंट है तो उन्होंने बोला कि भैया इसमें जो टाइपिंग होना चाहिए बंदे के पास कितनी, 35 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए इंग्लिश में, या फिर हिंदी की अगर आती है तो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। समझ गए आप मेरी बात? बहुत बढ़िया। तो देखो अब आपको क्या करना है। अच्छा, एक चीज और जो दिमाग में आती है बच्चों को मैं वही बताता हूँ, क्या फाइनल ईयर वाले इसे भर सकते हैं? तो देखिए फाइनल ईयर वाले इसे नहीं भर सकते। मैं उनकी भी बात कर देता हूँ, जो अभी फाइनल ईयर में गए हैं वो भी नहीं भर सकते, और जिन लोगों ने फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया है और अभी रिजल्ट नहीं आया है वो लोग भी इसे नहीं भर सकते। समझ गए ना? कुल मिलाकर के जो पूरी तरीके से फाइनल ईयर पास कर चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, सिर्फ वही लोग इसे भर सकते हैं।
उम्मीद है मैं बहुत क्लियर होऊंगा। मैंने बहुत सारी जानकारी आपको दे दी इतनी सी जगह पर, ठीक है ना, जितना मुझे देना चाहिए था। अब देखो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज देख सकते हो, SC ST OBC NCL EWS और अनरिजर्व। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, इन्होंने एक चीज और बोली है कि जैसे मान लीजिए जो SC ST ये जो कैटेगरी है अपनी, अगर इस कैटेगरी के बंदे अपने दम पर सिलेक्ट होते हैं, अपने दम पर सिलेक्ट होने का मतलब ये होता है कि अपने कैटेगरी की जो छूट मिलती है उनका फायदा ना उठाना। फीस को छोड़ दो, फीस को छोड़ दो, जैसे मान लो एज का अगर आपने फायदा नहीं उठाया, है ना, अगर आपने एज का हो गया, अगर आपने जो नंबर में आपको छूट मिलती है वो उसका फायदा नहीं उठाया, कम्युनिटी का मतलब आपने जो फाइट करी वो जनरल के लेवल की थी, जनरल जो लिस्ट बनती है उसके कट ऑफ को अगर आप पार कर रहे थे, तो फिर आपको जो सीट मिलेगी ना वो अनरिजर्व्ड की ही मिलेगी। आपको फिर अपनी कैटेगरी में सीट नहीं मिलेगी क्योंकि वो तो रिजर्व वालों के लिए है। तो फिर आप जो है ना, जितने भी SC ST जनरल का कट ऑफ पार कर देंगे तो उनको जनरल वाली ही सीट मिलेगी। और ऐसे SC ST जो अपनी ही कम्युनिटी के हिसाब से जो कट ऑफ पार करेंगे, जैसे मान लीजिए ST का एक कट ऑफ बनता है, अगर आप वो पार करते हो सिर्फ, तो आपको फिर आपको कैटेगरी वाइज ही अपनी सीट मिलेगी। लेकिन मान लो आपने जनरल कट ऑफ पार कर दिया तो आपको SC ST के जो रिजर्व सीट है उसमें मौका नहीं मिलेगा, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। बात समझ में आ गई है ना? देख कितनी सारी चीजें, तो मैं पूरा PDF पढ़ लिया था ना, तो मैं आपको तभी तो बता रहा हूँ सारी चीजें, है ना। अब मैं आपको कुछ चीजें तो मैं आपको देखो समझा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या आपको करना। अब क्या ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबका बताना पड़ेगा मुझे, क्या क्या कैसा है, कहीं पे मास्टर डिग्री कहीं पे कुछ है, तो बस आपको वो सुनना और बाकी रहेगा, उसी में थोड़ा सा टाइम लगना है जो लगना है अपना, तो उसको आपको ध्यान से सुन लेना है। देखिए एज वेज मैंने आपको बता दिया है ना, तो यहाँ से आप अपनी अपनी एज देख लेंगे कौन से के लिए अप्लाई कर। जूनियर इंजीनियर देख लो जरा 32 है ना, और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर 30 है, अकाउंटेंट के लिए 30 है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए 27 है, इस तरह से। और अब देखिए टोटल जो है 100 पोस्ट है, वो तो हम देख लेंगे क्या कैसा है। सब्जेक्ट वाइज भी है भैया, सब्जेक्ट वाइज भी है। अच्छा, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या सर? मान लीजिए मैं एक से ज्यादा के लिए एलिजिबल हूं, आप भर सकते हो। ध्यान सुनना, एक पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म मत भर देना, है ना। जैसे मान लो क्या हुआ, कई लोग क्या करते हैं, एक ही पोस्ट के लिए जैसे ये वाला फॉर्म भरा फिर एक और फॉर्म भर दिया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पोस्ट के लिए एक फॉर्म, तो जैसे मान लो एक पोस्ट है उसके लिए एक फॉर्म भर दिया। फिर आपको लगता है कि मैं भैया, जैसे मान लो किसी का मन होता है कि मैं जूनियर इंजीनियर भी भर सकता हूँ और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर भी भर सकता हूँ, तो आपको दोनों अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, दोनों की अलग अलग फीस पे करनी पड़ेगी। समझ गया मेरी बात? ये इसका ये मतलब है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, धीरे से यहाँ से हट जाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए कहाँ चले गए अपन, ये रहा। तो अब आप कैटेगरी वाइज यहाँ से देख लोगे ना, पक्की बात है। OBC NCL के लिए कितनी पोस्ट है, ये कॉलम रहा। रिजर्व जनरल वालों के लिए कितनी, वो ये रहा पोस्ट, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं एक बात बताता हूँ, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं वो सिर्फ इन्हीं पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ग्रुप A में वो लोग असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और दोनों की एक ही एक पोस्ट है। और उसमें भी कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं उस बात को ध्यान सुनना ना, स्वीटेबल, ऐसे लोग जो स्वीटेबल हैं, ठीक है ना। कैटेगरीज ऑफ PWBD सुटेबल फॉर द पोस्ट, तो जैसे कि ब्लाइंड हो गया ना, LV हो गया, लो विजन हो गया, डीफ हो गया, हार्ड ऑफ हियरिंग हो गया, वन आर्म वन लेग बोथ लेग, वन आर्म लेग, सेरेब्रल पेल्सी, लोकोमोटर वाला कुछ है, ये डॉफिज्म हो गया, एसिड अटैक हो गया, SLD है, MI है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है ना, A और B दोनों, मतलब जिसमें A और B दोनों हो तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में आता है। तो आप ये जो दिव्यांगता से जो लोग हैं, इस दिव्यांगता को धारण करते हैं, वही लोग असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमी के लिए भर सकते हैं। क्या आप समझ में आ गया होगा आपको? ऐसी ट्रेनिंग वाले में आप देख सकते हो एक ही पोस्ट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगेन फिर से, जूनियर इंजीनियर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जूनियर अकाउंटेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन देखो क्या इसमें सारी पोस्ट आई? नहीं आई, है ना। तो समझ जाइए उतने के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। स्क्राइब की सुविधा किसको क्या मिलेगी वो सब इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है ना। और ये सब आपको पढ़ना नहीं है, ध्यान सुनो जरा। तो देखो रीजनल ऑफिस इनके कहाँ कहाँ पे, जैसे अजमेर, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, देहरादून, गुवाहाटी, नोएडा, पटना, पंचकुला, पुणे, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, रायबरेली, इतनी जगह इनके सेंटर हैं रीजन CBSE के। बस यहीं पर कहीं पर आपको नौकरी मिलेगी और ये पूरी तरीके से उनके ऊपर होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, वैकेंसीज घट और बढ़ सकती हैं, है ना। आपको पता है 12 मार्च से फॉर्म ओपन है, 11 अप्रैल तक ये चलेगा। अब देखिए बाइफर्केशन ऑफ पोस्ट, है ना। तो भाई जैसे कि अब मैंने कहा था ग्रुप A में असिस्टेंट सेक्रेटरी एक पोस्ट है, उसमें एकेडमिक्स आता है। एकेडमिक्स में आप देखो कौन कौन सब्जेक्ट हैं यहाँ पे टोटल, है ना। तो देखो जरा ध्यान से, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एजुकेशन, फिजियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स। तो टोटल भैया 16 पोस्ट है यहाँ पर,
ठीक है ना। तो किसी एक सब्जेक्ट से अगर आप हैं तो आप भैया एकेडमिक वाला भर सकते हैं, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन वाला कुछ नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में तो सीधा 18 पोस्ट है, खत्म काम। ये एकेडमिक वाला है, एकेडमिक वाला जिनको भरना है ना उनके पास ही किसी एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ होना चाहिए। मैं भी बता दूंगा कि ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए। सब्जेक्ट आपने देख लिया एक बार, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, एकेडमिक के लिए सब्जेक्ट है। हाँ, स्किल एजुकेशन के लिए फिर से इनने कुछ ब्रांच बता दी यहाँ पे कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 2 पोस्ट है, एग्रीकल्चर से 1 पोस्ट है, फूड न्यूट्रिशन से 1 है, बीएफएसआई मार्केटिंग टूरिज्म से 1, ब्यूटी एंड वेलनेस, इस तरह से टोटल स्किल एजुकेशन में 8 पोस्ट है। ट्रेनिंग वाले में देख लो भैया, एजुकेशन मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कॉमर्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मल्टीमीडिया डिजाइन इंग्लिश हिंदी, ऐसे करके टोटल 22 पोस्ट है। बाकी अब इनमें तो कोई अंदर है ही नहीं। अकाउंट ऑफिसर के लिए 3 पोस्ट, जूनियर इंजीनियर के लिए टोटल 17, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर 7, अकाउंटेंट के लिए 7, जूनियर अकाउंटेंट के लिए 20 और इस तरह से हो जाएंगे टोटल 100। ठीक है। देखिए मैं बहुत डिटेल में बात करता हूँ दोस्तों, इसलिए टाइम लगता है, बनी बात है, टाइम लगेगा ही लगेगा, है ना। और आपको ये सब नहीं पढ़ना है क्योंकि ये वही बातें जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दी है ना, कि कौन क्या ले सकता है। अच्छा, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है हमारा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो अभी का होना चाहिए 2022-23 का, ये इनने साफ साफ बोल दिया है। एक्स सर्विसमैन भैया देखिए ध्यान सुनिए, एक्स सर्विसमैन वो जिन्होंने, देखो एक्स सर्विसमैन जैसे आप एक बार वहां से फौज से आ गए, कहीं से भी आ गए तो आप एक्स सर्विसमैन तो हो गए। एक्स सर्विसमैन को जो सुविधा मिलती है कि वो एक्स सर्विसमैन कब कहलाता है, ध्यान सुनो, एक्स सर्विसमैन के रूप में जो लोग रिटायर हो गए और एक्स सर्विसमैन के रूप में कहीं पर किसी गवर्नमेंट में सिविल जॉब अगर आप कर रहे हो, है ना, और मतलब कर रहे हो, आप रेगुलर हो गए हो वहां पे कर रहे हो अगर आप उस चीज को, तो फिर तब आप इस जॉब का फायदा नहीं उठा सकते। कहने का मतलब अगर एक बार आपने एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन के कोटे से कहीं नौकरी कर ली है तो आप दोबारा उसी कोटे से, एक्स सर्विसमैन के ही कोटे से कहीं और नौकरी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है कि जब आपने ज्वाइन किया उससे पहले ही आपने उन्हें नोटिफाई कर दिया था कि मैंने ये एप्लीकेशन फॉर्म भरे हुए हैं, जिनमें कि एक सीबीएसई का भी आता है, तो आप एक्स सर्विसमैन के कोटे से यहाँ पर भी काउंट हो सकते हो। यही ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, आप चाहो तो दोबारा पढ़ सकते हो उसको स्नैपशॉट लेकर के, ठीक है ना। और ये देखिए भैया, ये जो मैंने यहाँ पे येलो येलो किया ना, यही अब दिव्यांग जनों के लिए कुछ बात कि कौन लोग स्क्राइब यानी कि हेल्पर का फायदा उठा सकते हैं। देखिए स्क्राइब का कुछ नियम होता है, स्क्राइब के बारे में आपको पहले से जानकारी देनी पड़ती है। स्क्राइब आपसे पहले तो कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपके ग्रेजुएशन से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो आपके एग्जाम को ना दे रहा हो, मतलब सीबीएसई का एग्जाम देने वाला लड़का नहीं होना चाहिए आपका स्क्राइब, ठीक। और एक बार में वो एक ही इंसान का स्क्राइब हो सकता है और किसी का स्क्राइब नहीं हो सकता है। और स्क्राइब के बारे में कि आप उसका जो आप स्क्राइब लेकर के आ रहे हैं, ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में पहले ही बताना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट वेमेंट सब वहीं पर हो जाएगी, आप चिंता ना करें। तो देखिए किस किस को स्क्राइब की सुविधा मिलेगी, ब्लाइंडनेस, लो विजन, डीफ, हार्ड हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में सेरेब्रल पेल्सी, लेप्रोसिक्योर्ड, एलसी का यही मतलब था, डिवाफिज्म, एसिड अटैक, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई, ऑटिज्म हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक मेंटल इलनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटी, इन सबको मिल सकता है। अब आगे बढ़ते जल्दी से। देखिए भैया मैंने कहा था ना, असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ बैचलर की डिग्री चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं भैया, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बैचलर की डिग्री चाहिए। लेकिन ये है कि बस वही 3 एग्जाम तो निकल जाए, टायर 1 टायर 2 और इंटरव्यू, ठीक है। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक के लिए देखो भैया ने साफ साफ बोला, या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तो मांगी मांगी एसेंशियल, दूसरा बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, देखो ऊपर इसम नहीं मांगा था, है ना। और नीचे इन्होंने बोला या तो नेट क्वालिफाई किया हो, तो स्लेट क्वालिफाई किया हो, तो डॉक्टरेट की डिग्री हो, बस खत्म। ये डिजायरेबल मत पढ़ा करो, डिजायरेबल नहीं होता, डिजायरेबल मतलब अच्छे के, अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो नहीं हुआ तो कोई मतलब ही नहीं ना उससे। स्किल एजुकेशन के लिए भैया पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए बस, है ना, बाकी और कुछ मतलब नहीं है। बाकी आपने मैक्सिमम एज तो वहां देखी ली थी, 30 लिखी है यहाँ पे, बाकी कैटेगरी वाइज आप अपनी एज बढ़ा सकते हो। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग वाले में देखो पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड और नेट या स्लेट या क्वालिफाई किया हो या डॉक्टरेट डिग्री हो, कोई एक हो उनमें से, है ना। ऐसे अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आप देखो जरा, यहाँ पर तो भैया बैचलर की डिग्री हो, अकाउंट का है ना, तो भाई मतलब आपने फिर जो किसी बैचलर की डिग्री आपने ली हो लेकिन आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, वहाँ पे कॉमर्स अकाउंट्स फाइनेंस बिजनेस स्टडीज ये सब कुछ पढ़ा हो, या बैचलर डिग्री हो और आपने एसएएस या जेओसी एग्जामिनेशन एक होता है ना, जो इन्हीं के लिए होता है, अकाउंट ऑडिट सर्विसेज, ये सब आपने पार किया हो, है ना, नहीं समझे। और ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट आपने फिर इकोनॉमिक्स और इन सब में ऐसे फिर से वही सब किया है, या फिर आपने एमबीए फाइनेंस में किया तो भी आप इसे भर सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट या आईसीडब्ल्यू के तो भर सकते हो। जूनियर इंजीनियर बीई बीटेक अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में हैं तो इसे भर सकते हैं, 32 साल की मैक्सिमम एज है। और भैया जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर को देखो जरा, मास्टर डिग्री, है ना, होनी चाहिए हिंदी में और इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो, या तो मास्टर डिग्री आपकी इंग्लिश में हिंदी एक सब्जेक्ट रहा हो, है ना, या आपने अगर हिंदी इंग्लिश किसी में भी मास्टर डिग्री नहीं करी है तो फिर आपका हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक माध्यम रहा हो और आपने इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट आपका रहा हो, मतलब इसका उल्टा कर लो सीधे आप ना। जैसे मान लो यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पे बोला मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो, है ना, अदर देन हिंदी और इंग्लिश किसी में भी हो, लेकिन हिंदी मीडियम होना चाहिए और इंग्लिश
और अगर आपका मीडियम हिंदी है तो फिर इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। इसका ठीक उल्टा कर लो, मान लो आपका मीडियम इंग्लिश है, आपने किसी मास्टर की जो डिग्री है वो आपने ना हिंदी में ली ना इंग्लिश में ली है, लेकिन आपका मीडियम अगर इंग्लिश है तो फिर हिंदी एक सब्जेक्ट आपका रहा हो, इलेक्टिव आपने चुना तो आप इसे पढ़ सकते हैं, है ना। ऐसे करके ये पूरी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। समझ गए आप मेरी बात। चलिए अकाउंटेंट की बात करते हैं भैया, बैचलर डिग्री वही इकोनॉम अकाउंटेंट जहां जहां लिखा हुआ है वही चाहिए होगा, लेकिन एंड लगा हुआ है साहब, अकाउंटेंट में आपके पास बैचलर डिग्री तो मांग ली, इकोनॉमिक कॉमर्स अकाउंट किसी एक में होना चाहिए, फाइनेंस बिजनेस स्टडीज और कॉस्ट अकाउंटिंग में, लेकिन साथ में प्लस करिए यहाँ पर आपके पास स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश की। अब दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो इंग्लिश में हो या तो हिंदी में हो। अगर आप हिंदी में टाइप करते हो तो 30 करना होगा, तो बस बात खत्म। अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हो तो 35 वर्ड्स की पर मिनट की स्पीड से करना होगा। और जूनियर अकाउंटेंट को भैया 12वीं मांगा गया है, लेकिन 12th कौन सा, कॉमर्स वाला, क्योंकि उसने कम से कम जो है अकाउंटेंसी ये अपने स्कूल में 12th लेवल में पढ़ा, मतलब कॉमर्स वाले बच्चे इसके अप्लाई कर सकते हैं। और इनको भी प्लस में टाइपिंग मांग लिया, इंग्लिश की है तो 35 वर्ड्स, अगर इंग्लिश ही करते हो तो 35 मिनट, और अगर हिंदी करते हो तो 30। याद रखो दोनों नहीं है ना, दोनों नहीं है, कोई एक होनी चाहिए आपके पास। और लगा है ना बेटा, और लगा, और देखो यहाँ पे, ठीक है। चलिए खत्म कहानी। और फाइनल ईयर सब तो मैंने बता दिया, मिनिमम एज क्वालिफाई सब मैंने, सब एज वेज तुमको सब फेंक के बता दिया मैंने, है ना। डिपार्टमेंटल के लिए तो कोई बारी नहीं है एज की, कितनी भी हो सकती है। आ जाओ भैया देख लो यहाँ से, अनरिजर्व के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, इन सब के लिए 1500 रुपये फीस है। किसके लिए, ग्रुप ए में। और इन्हीं के लिए ग्रुप बी सी अगर ये भरते हैं तो इनको 800 रुपये की फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। और SC ST, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांगजन, महिलाएं और सीबीएसई के एम्प्लॉय, इनके लिए कोई फीस नहीं है। चलो भाई ठीक है ना। और सारा कुछ ऑनलाइन मोड में ही होना है। देखिए जैसे ही फॉर्म भर जाए तो तुमको पता है भैया कि ऑनलाइन जब फॉर्म भरते तो उसका प्रिंट भी चाहिए, जब पेमेंट करते तो उसका रिसिप्ट भी चाहिए, सब चाहिए, वही सब इनने मांगा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब लगता है ना, ये आपको पता है, ठीक है। फेल्ड हो जाता है अगर ट्रांजेक्शन तो वापस उसमें लग जाएगा। अब आ जाइए सब्जेक्ट बताता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से। अभी मैं जिसके लिए पेपर बताने जा रहा हूँ वो है ग्रुप ए का, है ना, असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर जो था, जिसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए था। तो देखो भाई इनने साफ साफ बोला 2 टायर में पेपर होने थे, ये रहा टायर 1, ये रहा टायर 2। देखो टायर 1 क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव होगा, OMR होगा। बस यहाँ पे देख लो टायर 1 में 5 पोस्ट है, 5 पार्ट है, मतलब 5 नहीं सॉरी 6 पार्ट है भाई। अब देखो पहला पार्ट करंट अफेयर, कितने क्वेश्चन आएंगे, 30-60 मार्क्स के हो गए, मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग है क्या यहाँ पे, है, कितने मार्क्स की है, हाफ मार्किंग है, 1/2, यानी 0.5 मार्क्स कट हो जाएंगे अगर गलत आंसर दिया तो। कितना टाइम मिलेगा टायर 1 के लिए, 2.5 घंटा। टायर 2 के लिए कितना मिलेगा, 3 घंटा। टायर 2 जो है रिटर्न एग्जामिनेशन, ये डिस्क्रिप्टिव है, लिखना पड़ेगा वहाँ, निबंध बंद सब आ जाएगा। ये पूरा ऑब्जेक्टिव है, टायर 1 ऑब्जेक्टिव, ये वाला डिस्क्रिप्टिव। अब देखो पार्ट 1 में करंट अफेयर है, पार्ट 2 में जनरल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग वीजनिंग सब हो गया। यहाँ पर अरिथमेटिक न्यूमेरिकली एप्टीट्यूड हो गया, यहाँ पे जनरल हिंदी क्वेश्चन आ जाएंगे, कॉम्प्रहेंशन आ जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल आ जाएगी। अब यहाँ पे देख लो 15 नंबर है ये ना, तो क्वेश्चन जितने हैं उसका दुगना ही मिलेगा नंबर, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इस तरह से टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा पहला वाला, 150 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटा मिलेगा, ठीक है ना। बेसिक नॉलेज हो गया यहाँ पर। और ये पार्ट 5 में आपको देख लो जनरल इंग्लिश, तो पहले वाले में जनरल हिंदी, फिर दूसरा जनरल इंग्लिश, और फिर ये बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का ऑपरेशन का जाएगा। टायर 2 में आपसे क्या क्या पूछ रहा है भैया, वही सब कुछ है, देख लो ध्यान से, पर लेकिन पूरा रिटर्न टेस्ट है, पूरा रिटर्न टेस्ट है भैया ना, जैसे यूपीएससी का एग्जाम हो गया हो बिल्कुल वैसा। आखिर में देखो ऐसे वैसे भी लिखवा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर रहेगा थर्ड पार्ट, और फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी वगैरह, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टाइप का काम हो गया यहाँ पे। और ये पूरा करंट अफेयर दुनियादारी का। इस तरह से टोटल 320 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटा आपको मिलेगा, 3 घंटा मिलेगा, 320। मैं बताऊंगा अभी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे। और इंटरव्यू देखो जरा ध्यान से, सिर्फ 80 मार्क्स का है। और जो मेरिट बननी, देखो साफ साफ लिखा है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट बी और सी, तो ये तो सी है ना, ये इंटरव्यू हो गया। और पार्ट बी कौन सा था आपका, टायर 2 हो गया, ये रहा। तो मतलब इन्हीं दोनों से आपकी मेरिट बन जानी है। तो देखो जरा ध्यान से कितने मेरिट बनेगी, 320 का तो पार्ट बी है, और मतलब टायर 2 है, और 80 मार्क्स का ही है, तो मतलब 400 मार्क्स जो है ना इससे मेरिट बनेगी। ऊपर का जो टायर 1 300 मार्क्स का, उससे कुछ नहीं बनेगी, उससे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना था। समझ गए कि नहीं समझे। अब आ जाओ देखो जरा ध्यान से, ये अब आता है असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक ट्रेनिंग स्किल एजुकेशन, याद है ना यही सब थे भाई। पहला वाला तो एडमिनिस्ट्रेशन वाला था, तो एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया। अब ये जो लोग भरते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक वाला, ट्रेनिंग वाला या स्किल एजुकेशन वाला, इनको भी 2 टायर के एग्जाम देने। टायर 1 ये रहा इनके सामने, लेकिन इनके पास सिर्फ 3 ही पार्ट है, टायर 1 में 3 ही पार्ट है। ये भी ऑब्जेक्टिव है, OMR ही है, ठीक है ना। 300 मार्क्स का ही होगा, 2.5 घंटे ही मिलेंगे, ठीक है ना। ये है। तो अब इसमें क्या क्या आ रहा है, करंट अफेयर आ गया, स्किल कुछ फॉर एकेडमिक एंड ऑफिस वर्क वगैरह, जनरल एप्टीट्यूड वगैरह कुछ पूछ लिया, है ना। इस तरह से जब आप ये पार कर लेंगे तब आपको टायर 2 में भेजेंगे। टायर 2 का इन्होंने सिलेबस नहीं बताया, इन्होंने बोला आप सीबीएसई की साइट पे जाकर के देख सकते हैं। कितने मार्क्स का होगा, वही 320 मार्क्स का होगा, जैसे पहले हुआ था टायर 2 एडमिनिस्ट्रेशन वालों के। 3 घंटे यहाँ पे मिलेंगे। इसमें भी इंटरव्यू होगा 80 मार्क्स का, ठीक है। और मेरिट लिस्ट इन्हीं दोनों में से बननी है।
समझ गए। अब एक और यहाँ पर बचता है ग्रुप ए में। ग्रुप ए में एक और पोस्ट कौन सी है, वो थी अकाउंट ऑफिसर। याद करो जरा, इसमें भी 2 टायर है, ये रहा पहला टायर, इसमें भी 5 पार्ट है रेस जैसी, है ना। तो ये रहा भाई, ये देख लो ध्यान से बेटा क्या क्या है यहाँ पर। ये रहे वही 2.5 घंटे मिलेंगे 300 के, है ना। अब मैं बहुत लंबा हो जाएगा बेटी, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से देख लो क्या क्या यहाँ पे बोला गया है। रिटर्न एग्जामिनेशन हो गया। टायर जैसे आप ये निकालोगे टायर 1 अकाउंट वाले, तो रिटर्न एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ये आपका, ये भी कितने पार्ट, 4 पार्ट है भाई, तो ये तो पूरा आपके इससे जुड़ा हुआ है ना। 3 घंटे मिलेंगे, है ना, 320 मार्क्स का, और इसमें भी इंटरव्यू रहेगा। तो ये तो पूरा ग्रुप ए था ना, इसलिए ऐसा हो गया। अब आ जाओ, ये रहा ग्रुप बी, ये जूनियर इंजीनियर है। अब इसमें क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, कोई टायर 1 लिखा है या कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है ना, मतलब बस यही होना है आपके सामने। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, और भैया पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9, कितने टुकड़ों में है भैया ये, पार्ट 10, पार्ट 10 पार्ट में आपका एग्जाम होगा। 300 नंबर का एग्जाम है, और जो टाइम मिला है वो 2.5 घंटे है। ठीक है ना। तो देख लो भैया किस किस पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। जैसे जनरल, ये तो हो गया रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये हो गया करंट अफेयर, हो गया लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ये इंग्लिश का हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों का टेस्ट हो गया, यहाँ पे कंप्यूटर का ये आ गया। अब आएगा यहाँ से आपके इंजीनियरिंग का जुड़ा हुआ, देख रहे हो आप, बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर जो भी सिलेबस है ये रहा, उससे 20 क्वेश्चन आएंगे। डिजाइन एंड कॉन्क्रीट मशीनरी से 20 क्वेश्चन आएंगे, है ना। आपके कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस प्लानिंग और मैनेजमेंट से 20 क्वेश्चन आएंगे। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग मतलब सॉइल ऑयल से, प्लानिंग एंड मेथड से, है ना, इन सबसे आ जाएंगे क्वेश्चन। ये देखो जरा, फाउंडेशन इंजीनियरिंग हो गई, सर्विंग एंड जियोलॉजी से 15 क्वेश्चन आएंगे। भाई तैयारी कर लेना अपनी अच्छे से। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ये भी ग्रुप बी की जॉब है, सिर्फ पहला, और ये भी ऑब्जेक्टिव ही है ना, ओएमआर से ही भरना है। 3 पार्ट में इनका एग्जाम है, तो आप देख सकते हो, जनरल नॉलेज ये रहा, रीजनिंग वगैरह ये रहा, और इतिहास वगैरह यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो वही 300 मार्क्स, 2.5 घंटे, बस और कुछ नहीं होना इनका। अकाउंटेंट के लिए भी वही सब कुछ है भाई। कितने पार्ट है यहाँ पे, 4 पार्ट टोटल। ठीक है, तो 2.5 घंटे 300 मार्क्स का। अब आप अपने हिसाब से पार्ट में देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ, अच्छे से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो, आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो। जूनियर अकाउंटेंट के लिए भैया यहाँ पर कितने पार्ट है, 4 पार्ट है उनके लिए भी, है ना। और ये बड़े आराम से आप पढ़ सकते हैं, 2 घंटे मिल रहे हैं, सिर्फ 240 का है भैया इनका। ठीक है, अब देखो शॉर्टलिस्ट कैसे हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखना। अभी बात कर रहे हैं ग्रुप ए के लिए, तो जैसे उसमें तो असिस्टेंट सेक्रेटरी और आपके अकाउंट ऑफिसर आते हैं। ग्रुप ए में यही सारी पोस्ट आती हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब खाली थी, याद है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक्स, स्किल एजुकेशन, ट्रेनिंग, और एक अपनी पोस्ट थी अकाउंट ऑफिसर, वो अलग है। तो देखो, तो इसमें क्या है, टायर 1 के लिए ग्रुप ए में बोला इन्होंने, टायर 1 के लिए देख लो कट ऑफ क्या क्या है। तो टायर 1 मालूम है 300 नंबर का हुआ था, और इसका मेरिट में कुछ लेना देना नहीं है। टायर 2 इसका मेरिट में लेना देना है। ठीक है, तो देखो इनने बोला है कि जनरल वालों को 300 में से 300 का 50% नंबर लाना पड़ेगा। अगर ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लिखे हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं ये। ठीक है ना, टायर 1 के, और ये है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टायर 2 के। ठीक है, टायर 1 काउंट नहीं हो रहा है मेरिट में, टायर 2 काउंट हो रहा है। तो अलग अलग कैटेगरी को कितने कितने परसेंट नंबर लाने पड़ेंगे टोटल में से, वो बताया। तो टायर 1 में से अगर आप 300 का 50%, मतलब 150 नंबर अगर जनरल वाले और ईडब्ल्यू वाले ले आते हैं, तो टायर 1 का क्लियर है। ईडब्ल्यू ओबीसी वाले को 45% नंबर लाने पड़ेंगे, 300 का 45% निकाल लो आप, है ना। SC ST दिव्यांगजन को 40% लाने पड़ेंगे। और ये टायर 2 में जब, तो जब इतना कर लोगे तब टायर 2 में जाओगे। और टायर 2 को क्वालिफाई करने का है कि भैया जैसे मान लो 320 का हो रहा है, तो 320 का 50% निकालेंगे तो 160 नंबर हो जाएगा, है ना। तो 160 नंबर इनको लाना पड़ेगा, फिर 45% लाना पड़ेगा ओबीसी को, SC ST को लाना पड़ेगा 40%। ये ग्रुप ए की कहानी थी पूरी, ये पूरी। ठीक है, और जो लोग जूनियर इंजीनियर और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इनको कर रहे हैं, या और भी कुछ लोग भर रहे हैं इसको, तो उनको सिर्फ टायर 1 देना है, और तो कुछ देना ही नहीं है, उनको सिर्फ टायर 1 ही देना है। ठीक है ना। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, देखो किस किस का नाम लिया, जूनियर इंजीनियर और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इन्हीं को टायर 1। सर आपने तो बोला था अकाउंट, जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंटेंट को भी तो वही पढ़ रहा है। नहीं, मेरी बात ध्यान सुनिए। देखिए हो क्या रहा है, मैं अच्छा सुनना, जूनियर इंजीनियर और जूनियर ट्रांसलेशनल ऑफिसर, ये जो दो है ना, इनको सिर्फ टायर 1 एग्जाम ही देना है, इनके लिए आगे कुछ नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि ये जो आपके अकाउंटेंट है ना, और जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है, इन दोनों को भी टायर 1 ही देना है, लेकिन इनके लिए ना साथ में स्किल टेस्ट भी है। तो इसीलिए उन्होंने कह दिया कि जो जूनियर इंजीनियर के लिए भर रहे हैं, जो जूनियर इंजीनियर और जो जूनियर क्या नाम है इसका, ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए भर रहे हैं, उनको स्किल टेस्ट नहीं देना, उनका स्किल टेस्ट है नहीं, उनको सिर्फ पेपर देना है। और यहाँ देखो जरा, अकाउंटेंट और असिस्टेंट अकाउंटेंट को जो है आपके, उनको तो टायर 1 देना है, लेकिन उनको साथ में फिर स्किल टेस्ट भी देना है। याद करो टाइपिंग है ना भैया, इनके लिए टाइपिंग है। तो ये रहा, देखो जरा स्किल टेस्ट आ जाएगी। किसके लिए मैंडेटरी, अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट, मैंने अभी भी बोला था आपको, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, सब कुछ लेना देना नहीं है उनके लिए। तो अकाउंटेंट को और जूनियर अकाउंटेंट को टाइपिंग स्पीड मैंने बता दी थी, इंग्लिश की 35 और हिंदी की 30, कोई भी एक होनी चाहिए।
तो कितना है आपको परसेंट लाने पड़ेंगे उसमें देख लो जरा। अनरिजर्व को 50% लाने पड़ेंगे। मार्क्स टू एलिजिबल फॉर, अच्छा ये कौन से हैं बहुत ध्यान से, ये वही है जो टायर वन निकाल करके आना पड़ेगा। तो सेम ही है ना, सेम लिखा हुआ है देखो जरा, सेम है भाई। टायर वन तो निकालना पड़ेगा ना, पहले स्किल टेस्ट में आने के लिए इनको टायर वन निकालना पड़ेगा, तो उसके क्वालिफाइंग मार्क्स ये लिए हुए हैं। फिर यहाँ से जब निकल जाओगे तब आपको यहाँ जाना है, ठीक है। तो फिर आपको अपना टाइपिंग स्पीड दिखानी है, बात खत्म हो जाएगी। तो और ये रहे वो भैया, देखो टायर वन के लिए एग्जाम सिटीज ये रहे, सिर्फ देखो 14 है ना। देखो देखो देखो, सिर्फ इतने ही स्टेट हैं। जैसे मध्य प्रदेश का सिर्फ और सिर्फ भोपाल है और कहीं है ही नहीं। ऐसे ही महाराष्ट्र का देखो पुणे, उड़ीसा का देखो भुवनेश्वर, राजस्थान का अजमेर है, तमिलनाडु में चेन्नई है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है, देहरादून उत्तराखंड का हो गया, ठीक है। तो और ये सब प्रेफरेंस अच्छे देना, क्योंकि प्रेफरेंस के हिसाब से आपको मिलना है सारा कुछ। क्लियर है कहानी। मार्किंग स्कीम मैंने आपको बताई दी थी, ठीक। और अब कुछ नहीं बचा, चिंता मत करिए। अच्छा बस ये जरूर याद रखिएगा, अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर 2 घंटे पहले पहुंच जाए, क्योंकि बायोमेट्रिक वगैरह होगा है ना, तो उससे टाइम बचेगा। उनका ये कहना है अगर आप 10 मिनट पहले वहां पे पहुंचे तो आपको भगा देंगे, याद रखना 2 घंटे पहले पहुंचना है, 10 मिनट पहले मत पहुंच जाना वहां पे। और फिर जब शॉर्ट लिस्ट हो जाए, और ये सब ये ध्यान रखो, ये सब डॉक्यूमेंट लेके जाना है, प्रिंटेड कॉपी अपनी एडमिट कार्ड की जो डाउनलोड होगी सीबीएसई से, एक पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाना, फोटो आईडी लेकर के जाना, पीडब्ल्यूडी वाले अपना सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे, स्क्राइब अगर यूज किया तो स्क्राइब का लगेगा, रफ वर्क भैया आपको रफ शीट मिलेगी उसमें ही करना है। ये सब तो आपको खैर इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ मिल भी जाएगा। मीडियम जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको पेपर देने को मिलेगा, ठीक है। तो है ना, थक गए होगे मैं जानता हूँ अब, ये सब मैंने आपको बता दिया, आप चिंता ना करें। हेल्पलाइन नंबर भैया बिल्कुल मत भूलना, ये रही हेल्पलाइन नंबर, देख लो ध्यान से, लगा डालना, और इतने से इतने के बीच में लगाना है, 9 से 5:30 के बीच में, और सिर्फ वर्किंग डेज में। और ज़्यादा हुआ तो ये मेल लिखा हुआ है इनको, SRD24@CBSE शिक्षा.in, बस यही है, बस खत्म कहानी, ठीक है। इसके बाद ये सर्टिफिकेट वगैरह आ जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो काफी लंबी रही पर ठीक है, इन्फॉर्मेटिव है। मैं क्या कुछ छोड़ना नहीं चाहता, देखा आपने सब कुछ मैं आपके लिए सोचो, इतनी देर से ये सब कुछ पढ़ रहा था, है ना। जब मैं इतना पढ़ करके आपके लिए बता सकता हूँ, तो आप इंटू 2 की स्पीड में पूरा वीडियो सुन सकते हैं। पूरा सुनिए, उसके बाद कोई डाउट मुझसे पूछेगा, ठीक है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, 4000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, और ये सिर्फ आप लोग, 4000 का अपना ये जो प्यारा सा परिवार हुआ है ना। आशा करता हूँ ये और बढ़ेगा और आगे जाएगा, और ये सच बता रहा हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से संभव हो सका है, ठीक है। तो आप लोग के इस प्यार और दुलार को मैं, मतलब ये मेरे लिए कहाँ रखूँ मुझे समझ में नहीं आता है, पर ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, किसी को अगर 4000 कम भी लग रहे हैं तो कोई मेरे लिए, ये एक एक मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है आप, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसको ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका यही प्यार मेरे लिए सब कुछ, और मैं यही काम करता रहूंगा इसी तरीके से, आपके हर कमेंट का जवाब देता रहूंगा, और हमेशा दूंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा लेट हो सकता है तो उसके लिए पेशेंस जरूर रखिएगा, पर मैं आपको जवाब हमेशा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, और फिर से 4000 सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत 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 धन्यवाद। ये आपका चैनल है, आप लोग ही इसमें जुड़े हुए हैं, है ना। और हम सब मिलकर के काम करेंगे, और सबकी जॉब लगनी है, ये बात तय है ना, मिलेगी सबको जॉब मिलेगी, बस इसीलिए हम यहाँ पर हैं। जैसी लग जाए मुझे जरूर मैसेज करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।